नमस्कार, मैं सिंगापुर संगम से संध्या सिंह आज आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो 1939 में सिंगापुर में पैदा हुए। सिंगापुर 1965 में आजाद हुआ। इसका मतलब है कि वो आजादी से पहले, उनका परिवार आजादी से बहुत पहले से सिंगापुर में है। सिंगापुर ने जब स्वराज हासिल किया तो किसी ने इसके इस वर्तमान रूप के बारे में नहीं सोचा था। किसी ने ये नहीं कल्पना की थी कि आज सिंगापुर जिस रूप में हमें दिखाई दे रहा है इस रूप में पहुंचेगा, बल्कि यहाँ प्राकृतिक संसाधन न होने के कारण लोगों ने काफी अटकलें लगाई थी। लेकिन सिंगापुर की यही मानव शक्ति है जिसने इन सब पर विजय पाई और आज सिंगापुर का ये रूप आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं अपने इस आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सिंगापुर से डॉक्टर ओपी राय जी का। नमस्ते। नमस्ते। ओके, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मैं आपका करती हूँ। और जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहूंगी, ओपी राय जी वर्तमान में डीएवी हिंदी स्कूल के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कई संस्थाओं से, आर्य समाज सिंगापुर और अन्य कई संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करते हुए सीधे उनसे प्रश्नों का सिलसिला शुरू करती हूँ। तो नमस्कार ओपी जी। सबसे पहला जो मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका परिवार यहाँ कैसे आया और कब आया? अच्छा, देखिए, कहानी तो सन 1900 से शुरू होती है, जब पिताजी का जन्म हुआ था, श्रीकांत राय जी। तो अब ये हुआ ना कि उस समय में गांव रायनी यानी यूपी स्थान हम लोग का था और बहुत गरीब हुआ था। मतलब ये कि एक बड़ी झोपड़ी में रहते थे वो और उनके भाई और 2 बहनें और सब 3 भाई और माता पिताजी। हालत बहुत खराब थी उनकी, कुछ नहीं था। तो मतलब यहाँ तक नहीं था कि उनके पिता उनको स्कूल भी नहीं भेज सकते थे पढ़ाई जन। कारण ये है कि फीस लगता था 1 आना पर मंथ, और 1 आना पर मंथ तो दे नहीं पाते थे। और दूसरी ये बात है कि गांव में ब्रिटिश राज ने डिवाइड एंड रूल के कारण उन्होंने स्कूल प्राइमरी किया था, तो उन्होंने ये किया था कि उर्दू पढ़ाने के लिए। पिताजी और गुस्सा हुए कि हम हिंदी पढ़ना चाहते थे, लेकिन वो उर्दू की ही भाषा है, क्योंकि ब्रिटिश का राज ये चाल थी कि भाई इनको डिवाइड रूल करे कि उर्दू यहाँ पढ़ाया जाए। लेकिन हम उनके बड़े भाई जो है वो जाते थे, उर्दू फ्री में जाते थे पढ़ा। लेकिन पिताजी रिफ्यूज, वो नहीं बोले कि हमें हिंदी पढ़ना है, उर्दू नहीं पढ़ना। तो उनका रोज डेली यही काम था कि एक भैंस थी, उसको ले जाके सवेरे लेके जाते थे, चराते थे। लेकिन उनको हमेशा यही था, क्योंकि पड़ोसी आसपास गांव में, तो सबसे पहले एक गांव में जाते थे, एक नजदीक गांव था, वहां के लोग, एक आदमी परिवार जो है वो सिंगापुर में रहता है। अच्छा, तो उस समय की बात है। मतलब इन द ईयर 1905 या 6 की बात कर रहा हूँ, जब वो 5-6 साल के हुए। उस समय वो परिवार में सिंगापुर में भी रहा और वो आते लोग जाते थे। उस टाइम में आप जानते हैं स्टीम शिप था, पानी वाली जहाज जी बोलते थे। उसी के टाइम में स्टीमर जिसको बोलते हैं, कोयला पानी की जहाज थी। इसी तरह से आते जाते थे लोग। लेकिन ये है कि लोग जो सिंगापुर में आते थे तो उन लोगों की इनकम अच्छी थी। जैसे कि एक मंथ में उन लोगों को कम से कम $10 लेकर $12 पर मंथ तनख्वाह थी। अच्छा। उस टाइम में बहुत ही था, क्यों कि सिंगापुर की और हावड़ा की जो वो फेयर था, किराया जो जहाज का, सिर्फ ₹5 उस जमाने किराया जाने के लिए 5 रुपीज। मतलब ₹5 जहाज का किराया सिंगापुर आने का। हावड़ा से वहां से कलकत्ता से सिंगापुर में ₹5 में आप आ जा सकते हैं। वो भी डे क्लास, मतलब नॉट उसको डे क्लास कहते हैं, जैसे कि कपल में होते। तो वही लोग, हिंदुस्तानी लोग उसी क्लास में जाते थे और आते थे भी ₹5 आने जाने।
लेकिन वहाँ तो महीना में 10 रुपया कमाते थे। तो अब वो पैसा भेज करके वो गांव में जब देखे तो वो रईस होने लगे, जो कच्चा मकान था वो पक्का बनने लगा। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल। पिताजी देख करके ये हैरान गए, तो उनको जा करके मिले और कहे, सुनते थे कहानी। तो वहाँ ये उनकी कहानी थी कि भाई सिंगापुर बहुत रईस देश है, वहाँ बहुत पैसा रहता है। तो उनको यही आशा थी कि एक दिन हमको सिंगापुर जाना है, लेकिन जा नहीं पा रहे थे क्योंकि पैसा नहीं था। अच्छा। 5 रुपया कहाँ मिलेगा हाँ, जो जहाज का किराया दे पाए। किराए बढ़ाए के लिए। तो अब क्या हुआ कि 1913 की बात है, 1930, 1913 में उन्होंने शादी किया। उस जमाने में बचपन में ही शादी हो जाती थी। हाँ। तो वो 1913 में शादी किया। अब वो आए तो उनकी श्रीमती, जिस दिन शादी हुआ उस दिन बारात आई, उसी दिन उनकी श्रीमती जी ने चुपके से बोले कि मेरी माँ ने आपको ये 10 रुपया का कॉइन दिए उनको, ब्रिटिश, ये आपको कुछ नहीं दिया और दूसरे लोगों को। और पिताजी ने जब वो 10 रुपया पाए उसी रात को, वही जो शादी का कपड़ा वपड़ा मिला था, वही जूता, वही चीज, और अपने जो चीज खाने पीने का सामान जो था मिला था, उसको भटोरी में ले करके, उसी 10 रुपया से ले करके 12-1 बजे रात तक वो भाग गए घर। अच्छा। छोड़ दिए शादी, कुछ नहीं देखे, वो 12 बजे 1 बजे रात को भागे और चले गए मऊ स्टेशन। मऊ स्टेशन में और हावड़ा में जाकर के वो 1 रुपया में मतलब पहुंच गए हावड़ा। वहां से गए बनारस, बनारस से हावड़ा पहुंच गए। अब वहीं पर गए, तो वहां पर गए तो वहां खोजने लगे कि भाई कहाँ कौन जहाज जो है सिंगापुर जाता है। तो उनको 5 रुपया देना पड़ा कि भाई ये 5 रुपया में आप जा सकते हैं सिंगापुर। हाँ हाँ। वो बहुत खुश थे। खाते थे क्या, चना जो है, मटर है, जो 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 जो, जो मिला था। इधर में घर में सब लोग खोज रहे हैं कि कहाँ गए कांतारा, कहाँ गए, सब लोग पूछ रहे हैं पिताजी को कि कहाँ गए, कहाँ गायब हो गया। कोई क्यों मत बता, ये अपनी श्रीमती जी को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि कब रात को कब भागे। तो कुछ देरी के बाद, कुछ दिन के बाद, जब वो हावड़ा कलकत्ता पहुंचे तो वहां से उन्होंने जहाज पर बैठा। अब वहां से आप समझिए कि पहले स्टॉप था रंगून। रंगून में पहला स्टॉप था। ऐसा है ना कि हावड़ा से रंगून जाता था, रंगून से पिनेंग आता था, पिनेंग से पोर्ट सटने में एक जगह थी मलेशिया में, फिर सिंगापुर आता। तो सारा ट्रिप कम से कम 1 महीना लग जाता था, 1 और 1.25 महीना, 1.5 महीना, क्योंकि स्टीमशिप थी ना। हाँ, उसमें समय लगता है। तो ये 5-6 दिन के बाद जो है रंगून पहुंचे। तो उधर ने कैप्टन ने बोला कि देखो आप लोग सब लोग हट जाओ, यहाँ 4 दिन जो है जहाज रुकेगी, सामान लेना है। वहां से लोग चावल और वगैरह बहुत रंगून में बहुत पैदा होता था, और पीक और मट और सब चीजें मैंने वहां पर सामान लेना है, आप लोग निकल जाओ यहाँ से 4 दिन। वो नहीं चाहता था कि डेक पर कोई रहे, तो कोई मतलब जब लोडिंग आना तो होता है तो किसी को ट्रबल ना। और फिर खाने पीने का जो है, अब ये 4 दिन इंतजार किया, फिर आए वापस, जहाज चली गई, गायब हो। उनको जहाज ही नहीं, तो पूछे क्या हुआ, बोला नहीं कैप्टन ने 2 दिन में सामान जो है वो लेकर के वो चला गया। अब वो चला गया है पिने। अब इनको जो है, तो हमें वो बोला कि 4 दिन बोला था, लेकिन वो बोला कि ठीक है 4 दिन वो बोला था, लेकिन आपको रोज रोज आकर के पूछना था कि जहाज जा रही कि नहीं जा रही। अब 4था दिन क्यों आए, तुमको यहीं रहना पड़ेगा। अब वो बेचारे रोने लगे, क्या करें अब, कैसे कहाँ जाए। बोले इंतजार करना पड़ेगा तुमको 3 महीना। बोला क्यों, बोला यहाँ से जाएगी, फिर आएगी रंगून, फिर रंगून से जाएगी हावड़ा, हावड़ा से फिर जब वापस आएगी रंगून, तब आप बैठ सकते। टिकट वैलिड था। और तुम चाहते थे, वो बोले कि तुम चाहते हो तो अगर तुम वापस हावड़ा जाओ और इंडिया वापस जा रहा हो सकता है। लेकिन अब रोते गाते वो बेचारे क्या करता है।
जहाज छूट तो गई। 3 महीने बाद दोबारा उनको मैं जहाज तो मिला। अभी वो कहे कि रंगून में कहाँ रहे, हम्म। तो ऐसे जाते घूमते घूमते तो देखे वहाँ रंगून में एक आर्य समाज, अच्छा। वहाँ पर वहीं यूपी के कोई मंदिर पुजारी थे, तो वो बोले कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो, तो बात तुम ऐसा करो, तुम आर्य समाज में रहो, यहाँ का सफाई वफाई काम करो, सब कुछ करो, ये कुछ खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक ले तुमको जहाज नहीं मिलते यही रहो, और पूजा पाठ होता है उसमें भाग लो। तो वही हम वो रहने लगे, और आर्य समाज से प्रेम वहीं से शुरू हुआ। अच्छा। क्योंकि देखिए आर्य समाज ही उनको बचाया, और 3 महीना फ्री सर्विस जैसे दिया। हाँ, रहने दिया और उनको। लेकिन वो रोज जाते थे जहाज, कुछ नहीं कब जहाज आ रही है, अच्छा, कब जहाज एक बार की गलती हो गई थी तो दोबारा नहीं करनी थी। वो आगे कि हाँ आ गए जहाज, फिर आ गया, तो फिर वो बोले कि तुम जाना चाहते हो, वो इंडिया को लेना, और यहाँ परिवार को कोई नहीं मालूम है कि कहाँ ये गायब हो, किस जगह गए, कौन ही परिवार के लोग परेशान होंगे एकदम। बहुत एकदम परेशान थे। और बीवी कुछ और वो पूछे कि बीवी से क्या हुआ, तुम लोग क्यों कैसे गए, हम्म। वो नहीं, डर के मारे नहीं बताया कि मैं ही 10 रुपया दिया, हम्म। 10 रुपया अगर जो नहीं दी होती तो वो नहीं आते तो यार। नहीं आए होते, बिल्कुल। तो अब आज समाज में रहे, फिर उसी तरह से जहाज मिली उनको, फिर सिंगापुर, सिंगापुर आए एट द एज ऑफ 13। अच्छा। और आर्य समाज में जो है 3 महीना रह करके पूरा सीख लिए थे पूजा पाठ करने के लिए। हाँ हाँ। आर्य समाज से, आर्य समाज से उनको प्रेम वहीं से शुरू हुआ, क्योंकि वही वो सोचा कि हमारा लाइफ सेविंग यही है। हाँ। हाँ, मतलब रंगून में जब रहे तभी, तब वहाँ जब यहाँ आए तब उन्होंने क्या किया कि बस जो है नौकरी मांगने को दी थी। तो उस जमाने में नौकरी क्या, 15 साल से नीचे किसी को नौकरी नहीं देते थे। अच्छा, और वो 13 साल के थे। ये 13 साल 14 साल, लेकिन साइट थोड़ी बड़ी थी। हाँ हाँ। तो गए तो जनरल पोस्ट ऑफिस में, जीपीओ जिसका नाम था जनरल पोस्ट। देखिए इंडियन लोग 2 ही 3 जगह काम करते थे, एक तो पोस्ट ऑफिस में काम करते थे खूब लोग ज्यादा इंडियन, और एक तो ट्रैक्शन कंपनी में जो, और तीसरा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड जिसको वॉचमैन बोलते थे। ये 3 काम मशहूर था इंडियन लोगों, और चौथा ये कहता ग्वाला लोग गाय, हाँ, जो छाड़ में लोगों ने किया था। ये छड़ में जो है पुतुम पासा में खास कर। और हमारे यहाँ भी जैसे कि हमारे देखिए सैदाली रोड के बगल में लंबू रोड है। हाँ। तो लंबू रोड का मतलब ही टिक्का, और यहाँ भी शेप भी, और जो तीखा पसर जो था वहाँ रिवर था, वहाँ बफलो भी जाती थी, तो वहाँ देखे नाम वहाँ बफलो रोड बना और करबो रोड बना, क्यों वहीं पर लोग बफलो और कपलो इंडियन लोग रखते थे। और यहाँ पर जो है आर्य समाज के बगल में लंबू रोड था, तो लंबू लोग रखते थे। तो हिंदुस्तानी लोग का यही काम है कि दूध बेचना, ये भी काम है। हाँ, तो इस तरह से आना उनका हुआ, और उनका हुआ आना हुआ, और नौकरी मिल गई जनरल पोस्ट ऑफिस में, 16 रुपया महीना उनको मिल रहा था। अच्छा। तो 16 रुपया महीना। अब वो जाकर के पैसा जो है भारत भेजे, इंडिया रहनी अपने गांव पर, उसका में पोस्ट ऑफिस से पैसा था। तब उन लोगों को परिवार को मालूम हुआ कि ये सिंगापुर पहुंचा है। हाँ, तो मतलब उन लोग की जान में जान आई होगी कि कम से कम वही तो कोई समाचार मिला, पता चला मिला, पता लगा गया। ऐसा ही चला 1 साल 2 साल 3 साल। अच्छा। उन्होंने पोस्ट ऑफिस में काम किया एज अ पोर्टर वहाँ, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, एकदम पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन एक और डिपार्टमेंट था पोस्ट ऑफिस पोर्टर, पोस्टमैन पोर्टर। उनका काम क्या था कि बोट में बैठे जहाज में जाएं, सामान वहां से जो भी पार्सल हो, सामान हो, पोस्ट ऑफिस में जो भेजना है उसको ले आकर के कैरी करके पोस्ट ऑफिस में हेडक्वार्टर जाना। जनरल पोस्ट ऑफिस अभी भी है, लेकिन आजकल होटल बन गया है, होटल वगैरह वहाँ पर। पहले वो जीपीओ था, अब तक सरकार ने उसको। तो पत्नी को फिर कब ले आए, या और किसी को? तो अभी नहीं, तो आप सुनिए तो क्या हुआ। अब ऐसे ही कई साल, तो अब उन्होंने ये सोचा कि
देखिए $15-16 कमाए और रात को वॉचमैन ही काम करते थे, तो उसमें भी 4-5 रुपया मिल जाता था। अच्छा, तो सुबह एक काम और रात में वॉचमैन रात में जब सोने के लिए जाते थे 7 बजे काम, 5 बजे खत्म हो जाता था। हम्म 7 हम्म बजे वहां तो रात भर गोदाम में सोना और सवेरे फिर चले आना। तो सोने के लिए चाइनीज एक था, वो $5 देता था उनको। बहुत बहुत हिंदुस्तानी लोग ये काम करते थे मेरे ख्याल से। बहुत हाँ खातर ये तो पढ़े लिखे नहीं थे, तो हाँ ये, हाँ लेकिन ये थे कि ये एम्बिशियस थे कि कितना साल ये काम। तो इन्होंने देखा कि दूसरों लोग क्या करते हैं, तो एक दिन ऐसा ही देखा कि एक आदमी है घर खरीद रहा है और दूसरा आदमी घर बेच रहा है। आप समझे? अब ये देखे तो ये सोचे कि हम क्यों नहीं ये काम करें। तो उन्होंने क्या किया कि हाउसिंग बाइंग एंड सेलिंग का काम शुरू कर दिया। अच्छा, उस समय उसकी बात करते हैं। हाँ तो एक हाँ हाथ में जाते, खासकर किंता रोड बोल रहे थे, किंता रोड हाँ यहीं पर है, नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5, हाँ नंबर 7, नंबर 9, वो सब वही बेचे थे। बोले कि 700, उस समय एक घर का दाम था 700-800 का। अच्छा और बेचते थे ये भी 800 में बेचते, मतलब दाम था, तो ये आके बोलते थे 900। तो ऐसे इनका इनकम जो है 100-150 रुपया, और यहाँ $15 कमाते थे, इस तरह से 100-150 रुपया कमा लेते। अच्छा, जब रंगून में थे तो वहां पर देखे तो तमिल के लोग खास तक बहुत अच्छा मनी लेंडिंग करते थे, पैसा का सूद का, यानी $10 का $2 सूद पर मंथ। उस टाइम 10 टू, यहाँ सिंगापुर में बोलते हैं शुक्लो दुआ, $10 का $2 सूद पर मंथ था। तो अब इनको ये हुआ कि पोस्ट ऑफिस का नौकरी छोड़ दिया। अच्छा, और इनको जो है घर बेचना, ये करना, पैसा मिलने लगा, और उसको क्या करने, सूद कर भी करो, अब बहुत अच्छा इनकम मिला। तो ऐसा ही इनका जमाना पड़ा। लेकिन ये है कि ऐसे 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 1920 तक ले चला, तो मतलब काफी रईस हो गए। अच्छा, मतलब इनको यह है कि ये है ना कि रैनी में कच्चा मकान था तो पक्का मकान बनाया। 1 बीघा जमीन नहीं थी तो 120 बीघा जमीन खरीदे। अच्छा अच्छा, यहाँ की कमाई से, यही से कमाई। और क्या किए, वहां पर हाथी रखे थे, बाड़ी हाथी भी रख दिए, घोड़ा भी रख दिए, ताकि उनके परिवार बड़ी अच्छी तरह। जो कच्चे मकान में थे वो पक्के मकान थे। काफी तरक्की कर दी है, और सब कमाई भाई को, अपने बड़े भाई को देते थे। पिताजी तो जीता थे, लेकिन पिताजी उनके ज्यादा दिन नहीं थे, उसके बाद स्वर्गवास हो गया। अच्छा, तो ऐसा ही जमाना था। तो एक दिन को चिट्ठी मिली कि इनकी वाइफ तो सिर्फ एक ही रात को देखे थे, उसका भी डेथ हो गई। ओहो, जिनके कारण सिंगापुर आए, और उस बेचारे का भी डेथ हो गया। तो मतलब उसी के कारण ही ये आए। हाँ बिल्कुल, उन्होंने इनको दिया पैसा। नहीं आ पाते। तो अब इन्होंने सोचा कि अब हम शादी नहीं करेंगे और यही रहेंगे जिंदगी भर। एट द एज ऑफ 1932, बताता हूँ 32 या 33, उनकी माता जी लिखी है कि देखो बेटा, हम मर रहे हैं, हम मर जाएंगे, एक दफा आके देख लो हमको, हमारी तबीयत बहुत खराब है। तब जाके इन्होंने अच्छा बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं। तो एज ऑफ 32 में वापस देखिए, 13-14 में छोड़े आए और 32 में वो वापस थे। इतना साल का सिर्फ कमाते थे और सिर्फ वहीं भेजते, लगभग 19 साल। लेकिन एक चीज और मैं बताता हूँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, 1914 में जब वो आए तो देख रहे हैं सब जगह बहुत दूसरे धर्म का बहुत प्रचार हो रहा है। तो ये देखिए, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन कैथोलिक एसोसिएशन, यंग मैन बुद्धिस्ट एसोसिएशन, तो इन्होंने कुछ एक ग्रुप बच्चों का बना दिया साथ मिलकर। 1914 की बात है, और कुछ तमिल बच्चे जो पढ़े लिखे शिक्षित थे, तो इन्होंने क्या किया, यंग मैन आर्य समाज शुरू कर दिया। अच्छा, 1914
अच्छा, आए उसी समय? उसी समय, मैंने क्योंकि आप हम्म। समाज में थे रंगून में। हाँ, रंगून से, हाँ, हाँ। और तो उनको आशा थी कि सब लोग बना रहे हैं यंग मैन क्रिश्चियन और सब वगैरह, सब दूसरे था, तो हम भी एक बनाया कि तो यंग मैन आर्य समाज। हाँ हाँ। हाँ तो नाम, लेकिन कोई जगह नहीं थी। हम्म उन लोगों का यही मिलन था कि एवरी संडे मिलते थे पेड़ के अंदर, चाहे गोडाउन में, चाहे हम्म। बहुत अच्छा था। तो डनलप स्ट्रीट और बफलो रोड में बहुत ही इंडियन लोग रहते थे। ये मुख्य जो डनलप स्ट्रीट था और बफलो रोड था, हाँ ये हाँ। दोनों एक एक जगह जो है 50-50 एक एक घर में 40-50 लोग, 30-40-50 लोग रहते थे एक एक घर में। हाँ हाँ, पहले तो स्थिति बहुत बहुत खराब थी हाँ ना, खराब मतलब थी। एक खटिया कहीं भी रख दे तो ठीक है, एक एक रूम में अगर जो 10 खटिया पड़ जाए तो पड़ जाए, पड़ जाए, हाँ। मतलब 50 आदमी रहे, एक टॉयलेट रहे, कोई बात नहीं, लेकिन क्या करे, वही स्थिति थी, हाँ, किसी तरह गुजारा हो जाए। गुजारा हो। वही तो कि ऐसा ही होता, क्योंकि सिचुएशन बैड था। और हम्म। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्चुअली सिंगापुर में, मैं सच बताऊं, 40 to 45 ईयर्स में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्योंकि अच्छा। वही था, बहुत हाँ, कम क्योंकि था। कंडीशन ऐसा था तो उसी हिसाब से, हाँ। हाँ, there is no medical care, there is no hospital for them, there is no nothing, कुछ भी नहीं था, मतलब और काम भी फैसिलिटी दिन था और ना, रात सब करते थे, बिल्कुल। आप अपने दवाई करिए, आप अपने ये करिए, आपकी तबीयत खराब है अपने करिए। हम्म। एक्चुअली मैं बताता हूँ भारतीय भवन कैसे फॉर्म हुआ, जस्ट आई मीन टेलिंग यू। हाँ हाँ, भारतीय भवन कैसे बना, क्योंकि अच्छा, वही तो सबसे पहला वो है, एसोसिएशन बना, और इस साल 100 साल हो जाए होगा ओके, उसका। एक्चुअली भारतीय भवन का नाम भारतीय भवन नहीं था, हाँ, फ्यूनरल एसोसिएशन था। तो वो क्या था, नॉर्थ इंडियन फ्यूनरल एसोसिएशन। हम्म। आप समझे, वही नाम लेकर के, क्योंकि ब्रिटिश राज ने ऐसे थे कि दे आर टू थिंग्स दे डिड, जैसे लोग, as far as the community is concerned, you look after yourself, मतलब हम्म। आप अपना कम्युनिटी अगर हो तो आप फ्यूनरल अपना देखिए, हाँ और हाँ। मेडिकल भी अपना देखिए। दे अच्छा। डोंट प्रोवाइड यू हॉस्पिटल, कोई भी मेडिसिन हो, वो चाहे वो चाइनीज रहे, चाहे वो इंडियन रहे, चाहे वो मले रहे, यू हैव टू प्रोवाइड योर ओन फ्यूनरल हम्म। एंड योर ओन मेडिकल फैसिलिटी। जनरल हॉस्पिटल तो बाद में बना, लेकिन हम्म। यह है कि मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू लुक आफ्टर योरसेल्फ। ये तो दैट्स व्हाई द इंडियंस और वो ग्रुप किए, तो वो बनाए हैं कि भाई ठीक है, अपना जो आदमी कोई हिंदुस्तानी भाई मर जाते हैं तो उनका फ्यूनरल जो है नॉर्थ इंडियन हिंदू एसोसिएशन, नॉर्थ इंडियन फ्यूनरल एसोसिएशन, फ्यूनरल एसोसिएशन, हाँ। ऐसा ही निकला। जी। इसीलिए जब कहानी कहा जाता है कि जब नेहरू आए हाँ। 1937, तो हम्म। पिताजी, मैं कहा ना कि 37 ईयर्स तो बाद है, कट शॉर्ट में हम्म। करते हैं कि 1932 33 थोड़ा वो कहानी कह देते हैं कैसे इंडिया गए। हाँ हाँ। अच्छा, तो 32 33 में उन्होंने कहा कि भाई माता जी बहुत बीमार है, वहाँ चले जाए इंडिया, हम्म। तो गए इंडिया। तो माता जी बीमार नहीं थी, तो इनको बहाना था कि ये लड़का आए और शादी करे। अच्छा, माँ लोगों का जो एक वो रहता है हाँ, कि एक रहता कह दो कि है तो तबीयत खराब है तो बेटा बोले, आएगा। तो बोले कि माता जी क्या है, बोला बेटा को, बेटा तुम आए हो, हम्म। तुमको शादी करके जाना। अच्छा। देन उन्होंने एक 12 या 13 वर्ष की लड़की थी, उनकी उम्र 32 33, अच्छा। और 12-13 वर्ष की एक लड़की, यानी मेरी मदर, हाँ हाँ हाँ। उससे शादी की है 1933 में, 34 अच्छा। में जब वो वहाँ गए, हम्म। 33 तक। और वो भी बोली कि अपने औरत को लेके देता चले जा, यहाँ छोड़ करके नहीं जा, हम्म। समझे। तो उसके बाद वो भी आई साथ, फर्स्ट टाइम। अच्छा, पिताजी के साथ उस समय आ गई। देखिए उम्र का इतना बड़ा गैप, तो वो आए, लेकिन आई वॉज बोर्न इन 1939, हम्म। मतलब जब वो 39 ईयर्स ओल्ड हमारे फादर थे, then I was born, and when that time my mother already matured, 19, क्योंकि वो बहुत छोटी थी जब आई, हाँ तो देखिए, इसलिए हाँ, थोड़े समय बाद। मतलब 6 साल 7 के बाद देना। हाँ। हम्म। 39 में तो मतलब पिताजी ऐसे थे ना कि
उनको समाज को बहुत प्रेम था। तो आज समाज को मतलब ये किए, तो रोवेल रोड में जो था ना 42 रोवेल रोड, किराया पर घर पर वो रहते थे। वो चाइनीज का घर एक्चुअली था, लेकिन उन्होंने किराया पर ले लिया। अच्छा। और नीचे समाज को मंदिर चलता था और ऊपर वो जो है अच्छा, हम तो लोग खुद अपने अपनी तरफ से उन्होंने नीचे उसमें समाज चलाना शुरू किया और ऊपर रहते थे। क्योंकि देखिए सेल्फ इससे फंडेड। पहले मैं कहानी कहता हूँ। 1926 एक डॉक्टर साइगल थे, वो जापान और चाइना होते हुए आए। ही वाज अ पक्का आर्यसमाजी। अच्छा। उन्होंने देख रहा है कि ये नवयुवक लोग हैं, ट्री के अंदर पूजा पाठ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 1926 की बात कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, तो पिताजी से मुलाकात हुआ, तो बोला ये क्या तुम लोग कर रहे हो? मतलब ये यंग मैन आर्य समाज और हम लोग पूजा पाठ करते हैं, हम रंगून में सीखे थे वही कर रहे। तुमने कहा देखो मैं आप यहाँ 1-2 महीना रहता हूँ, तुम लोग को सिखाता हूँ, और ये कट दिस वर्ड यंग मैन आर्य समाज आउट, आप सिर्फ लिखो आर्य समाज, आर्य समाज सिंह, और जाके इसको रजिस्टर गवर्नमेंट में करो, गवर्नर के साथ। उस टाइम में गवर्नर रहते। तो उन्होंने क्या किया कि 1926 ये जो है इनको एनकरेज किया तो फाउंडर, सो आर्य समाज वाज एक्चुअली फाउंडेड द नेम in 1926। तो 4-5 साल बाद 100 साल पूरा हो जाएगा उसका। हाँ जी। तो 1926 मतलब नेम, लेकिन यंग मैन आर्य समाज तो 1914 वो तो हाँ पहले से था, पहले ही से था। पहले से ही था। एक्चुअली बाय राइट शुड बी 1914। तो आप समझिए ना। जी और जी। 26 में तो रजिस्टर्ड हुआ, क्योंकि ये इन्होंने कह दिया हाँ। तो इनको बहुत सिखाया पिताजी। तो पिताजी बहुत रेस्पेक्ट किए थे साइकिल को। तो वो था, तब वो 26 थे और सिंगापुर में रहते ना, तो इंडिया नहीं गए थे, तो वही चाहते थे आर्य समाज में थे। इसीलिए 1937 में जब वो ये क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू इंडियन कांग्रेस के लीडर थे, तो उनका काम था कि देश से घूमने के लिए और कुछ चंदा जो है मिल सकता है, डोनेशन वगैरह। तो ही केम, तो उन्होंने सारा इंडियन लोग बोले तो चलो भाई सिंगापुर नॉर्थ इंडियन फ्यूनरल एसोसिएशन में आपकी भाषण दे। उन्होंने गुस्सा हो गया, बोला भाई हम फ्यूनरल थोड़े करने के आए हैं, हम आई यूज्ड टू गो टू नॉर्थ इंडियन। तो और उन्होंने कहा कि आई गो टू आर्य समाज। That's how in 1939 या 37 आई थिंक, देखते नहीं करता हूँ, 36-37 में उन्होंने फर्स्ट टाइम आर्य समाज आए। फोटो मिला है हमारे पास। और पिताजी वगैरह सब लोग, सब इंडियन लोग कैप पहनते थे, नेहरू टोपी जो होती थी। नेहरू की ट्रैफिक ड्रेस बोलते हैं, नेहरू या गांधी की टोपी जो भी आपको, तो वही पहनते थे, वही लोग फोटो देखा बैठा है। So that's why आर्य समाज became very very popular since बहुत पॉपुलर हो गया। तो उसी तरह आप जब हुए उसके बाद कुछ समय आप भारत चले गए? नहीं, तो हम 39 में पैदा हुए, तो 40 में हमारी सिस्टर पैदा। तो 41 में ऐसा हुआ कि हमारी नेबर जो थी रोवेल के बगल में जो रहती थी, वहाँ जापानीज एक औरत थी। तो पिताजी हमारी माताजी और वो बहुत दोस्ती हो गई। तो वो बोली कि देखो तुम दोनों चिल्ड्रन और तुम लेके इंडिया चले जाओ। बोला क्यों? तो बोली कि देखिए हमारा देश सिंगापुर को हमला करेगा। अच्छा। तो उसको मालूम था इन 39 की बात है। 41 में बोला देखो चाइना को मार दिया है, हमला कर रहा है, ऐसे आएगा, मैं तुमको बताता हूँ। हम तो लोग भाग रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश लोग हमको पकड़ के बंद कर देते, हम जापानीज, और तुम जो है बच्चों को लेकर के जाकर तुम जाओ और फंस जाओ। तो ये जाकर पिताजी को कंप्लेन की कि भाई चलो इंडिया चले हम लोग, चलो बच्चे है ये, वो बोल रही है कि सिंगापुर अटैक हो जाएगा। तो पिताजी हंस पड़े कि देखो ब्रिटिश का आधा दुनिया राज करता है, नो वन विल डेयर टू अटैक ब्रिटेन, तुम ये सब उसका बात मत सुनो ये। लेकिन अभी 1-2 महीना के बाद जब वो चलने लगी गई जापान वापस, वो जो जापानीज
तो फिर वार्निंग दी थी कि तुम चले जाओ। तो माता जी जिद हो गई, बोली कि नहीं हमको जाना है इंडिया, चलो। बोल रही है जापानी। हाँ, उनको डर लग रहा होगा कि भाई यहाँ डर लग कुछ। गया पटेल भाई कि वो बच्चे इतना साल के कौन देख रहा है। हम्म तो बोले अच्छा चलो हम तुमको ले जाकर छोड़ेंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे। तो इन्होंने ले जाकर के हम लोगों को छोड़ दिया 1941 में, और वहाँ 1 महीना रहे फिर वापस आ गए। अच्छा, फिर हमारे ये कि उनका व्यापार था, इनका बिजनेस था, हाँ, यहाँ काम। लाखों का व्यापार था उनका, वो कैसे छोड़ के गए। आखिर में तो आए। तो एक दिन साइकिल चला रहे थे, उस जमाने में साइकिल ही मतलब मोटर का कोई होता नहीं है कि यू कैन बाय अ कार, नॉट सो चीप, बहुत रेयर था सिंगापुर में मोटर का। तो वो बाइसिकल चला रहे थे, वो कैथे बिल्डिंग के धोबी कैथे बिल्डिंग जो हाँ, कैथे बिल्डिंग है जो, हाँ हाँ, वहीं पर चला रहे थे, तुरंत जापानीज ने बॉम्ब मारा। अब ये जो है मतलब बच गए बॉम्ब में, अपना बाइसिकल थ्रो करके ड्रेन में हाइड कर दी फर्स्ट बॉम्बार्ड में, और वो आकर लगातार। और इसलिए कैथे बिल्डिंग इसलिए उस जगह मारे, और वो टारगेट इसलिए था कि वो तो हाईएस्ट बिल्डिंग इन सिंगापुर इन दोज डेज। उस समय वही उस सबसे समय में कैथे बिल्डिंग वाज हाईएस्ट बिल्डिंग, और उन लोगों को टारगेट बड़ा अच्छा था, इसीलिए मारे। और इनका कुछ संजोग वही बाइसिकल चला रहे, वहां से भागे। तो मतलब अब वो क्या किया, तुरंत बोले जहाज सब लोग पकड़ रहे थे कि सब लोग भागो इंडिया जाए। ये भी ले जा करके जहाज हार्बर बोर्ड पर पहुंचे, तो वहां पर मिलिट्री गार्ड थे, तो बोले कि कैन नॉट लेट यू गो ऑन बोर्ड द शिप अंटिल यू गेट अ परमिट। अच्छा, बिना परमिट के आपको नहीं जो है यू गेट अ बोर्ड। मतलब परमिट हाउ टू गेट, सो यू गेट इट आइदर फ्रॉम द गवर्नर और यू गेट इट फ्रॉम एनी जज। समझ? हाँ, तो अब वापस जाने के लिए भी परमिट चाहिए था तब। मतलब जहाज के अंदर जाने के अच्छा, लिए, जहाज के अंदर जाने के लिए, क्योंकि हाँ उसमें 5-7 जहाज थी, ओनली लिमिटेड पीपल कैन गो इन। हाँ, और इतने वॉर हो लोग गया सब ना, वापस जाने के लिए वॉर परेशान हो गए। डिक्लेयर हो गया था। और तब आदमी लोग जब भागना चाहते थे, उतने आदमी को जाने नहीं देंगे। वो तो ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल कैन गो ऑन बोर्ड द शिप। तो इसीलिए ये भी गए। तो बोले कि जाके परमिट लाओ फ्रॉम आइदर जज और फ्रॉम द गवर्नर, देन ओनली यू कैन गो ऑन बोर्ड। तब ये जा करके जो है अभी गए, लेकिन जज को जानते थे, क्योंकि मनी लैंडिंग का काम था, हमेशा कोर्ट और जाना पड़ता था। और सचमुच जो पूछे तो ब्रिटिश और करप्ट पीपल, इवन द जजेस वर करप्ट इन दोस डेज। एक्चुअली करप्शन जो है ना ब्रिटिश से राज्य शुरू हुआ था। तो उन्होंने कहा, तो पिताजी से बात किया, वो दादा यही जज है, तो जानते थे, क्योंकि पैसा वैसा देते थे, घूस देते थे। केस मनी लैंडिंग का केस बहुत चलता था घर, तो मतलब काफी उनसे संपर्क क्वाइट एडवांस, मतलब उनको नॉलेज था। तो गए जज के यहाँ, जज ने कहा तो अच्छा लाओ हम साइन कर देते हैं, तुम जाओ। अच्छा, तो इस तरह से भाग रहे हैं, वो भी वापस कब आए आप लोग? नहीं, वो हम लोग तो पहले चले गए ना। नहीं, वापस कब आए? वो तो 1941 के जब जहाज जो है जहाज पर बैठे, तब तक ले बम्बार्डमेंट शुरू हो गया जहाजे पर। अब उनकी जहाज जो है इंडिया जाने के बाद टर्न टू ऑस्ट्रेलिया। ओहो, तो सिंगापुर से वो पर्थ गए ऑस्ट्रेलिया। तो वहां जाकर पहुंचे, तो कुछ दिन वहां रहने पड़े। He was welcomed by the Australia। कोई तो फिर ऑस्ट्रेलिया से हो गया केप टाउन, साउथ अफ्रीका। अच्छा, तो क्योंकि उनको ये डर था कि भाई ब्रिटिश ने कहा कि यहाँ पनडुब्बी जर्मन की जहाज सबमरीन जो है डेंजर करवा दे, तो वहां से वो चोरी चोरी चले गए केप टाउन। फिर केप टाउन से गए बॉम्बे। अच्छा, ऐसे गए, फिर बॉम्बे से तब जा करके रैनी पहुंचे, हाँ, गांव पर। तो वही मैं कहा ना कि सिंस फ्रॉम 1941 से लेकर मैं 1947 इंडिया में। अच्छा, ये जो है जब देखे कि जापान सरेंडर हो गया है, तो पिताजी बोले कि अब तो हमको जाना, हमारा सब सामान वहां पर है, हमारा सब कागज वहां पर है, तो घर बार है रोवल रोड में जो है वहां।
और लॉकर सभी सभी चीज मालूम नहीं है कि नहीं है, मालूम नहीं वॉर में हाँ, क्या लेकिन मैं छोड़ के आया हूँ लेकिन तो। वो छोड़ के आया, लेकिन वो चाइनीज आदमी को दिए थे अपना हम्म। सारा सामान, और चाइनीज ने उसको रखा था, बहुत विश्वास वाला है। वो लॉक करके गए थे सभी कागज जो इम्पोर्टेंट दिए थे, तो मतलब वो पहले आ गए। हमको वो बोले कि हम जाकर देखें स्थिति कैसी है। तो 1946 में 47 में हम लोग आए 48। अच्छा। तो जब आए मतलब तब हमारी प्राइमरी स्कूल हमको हिंदी में पढ़ रहे थे 2004 में इधर में, उस टाइम गांव पर। इसीलिए आपको हिंदी आती है। इसीलिए हिंदी आती है। फिर बाद में मैं नेताजी हिंदी हाई स्कूल में भी पढ़ा। हमारे टीचर जो थे फर्स्ट टीचर वही नेताजी हिंदी हाई स्कूल के वशिष्ठ राय जो है, हाँ, वशिष्ठ राय जी, हाँ हाँ, वो हमारे टीचर थे। हमने उन्होंने कैम्ब्रिज इम्तिहान O लेवल, फिर बाद में A लेवल हम हिंदी ही में किया। तो क्या हमारी मातृभाषा थी और बहुत इजी था हमारे लिए हिंदी, और वो अच्छे टीचर थे। तो आप समझो कि 4 साल में उनके साथ पढ़ा नेताजी हिंदी हाई स्कूल, रेस कोर्स। हम तो रोड रोड में रहते थे, तो हमको तो वॉकिंग डिस्टेंस था वहाँ पर। तो कब फिर जैसे उसके बाद आना जाना भारत लगा रहता था या कई साल? तो ऐसे हम देखे अप टू 1956 हम भारत में। अच्छा। 48 में आए, अप टू 56 हम नहीं गए क्योंकि हमको पढ़ाई करना था। अच्छा, हाँ। देखो प्राइमरी स्कूल खत्म किए, सेकेंडरी स्कूल खत्म किए, और उसके बाद जो है O लेवल जो है, जब O लेवल की 3 महीना इम्तिहान आएगा 1956 में, रिजल्ट विल कम आउट इन फरवरी और मार्च। तो पिताजी ने बोला चलो जब 3 महीना जो है छुट्टी तुमको मिलेगी, रिजल्ट आएगा O लेवल, हम लोग इंडिया चले। अच्छा। तो इंडिया जाते थे 1956। पहले इतना आसान भी नहीं था जाना ना, पानी के जहाज से जाना था, समय चाहिए था। और मैं जहाज भी जानता थे, दो ही जहाज जाती, संगोला और संधिया, दो जहाज। राजूला भी थी ना? नहीं, राजूला तो साउथ इंडिया में जाती थी। अच्छा, वो साउथ इंडिया में। हाँ हाँ। और संगोला और संतिया जो है वो कलकत्ता में थी। अच्छा। ये 2 जहाज थी। राजूला भी थी लेकिन वो जाती थी साउथ, मद्रास की ओर। मद्रास जाती थी। जिसको मद्रास से लेकर के जाना है यूपी में वो जा सकता था, लेकिन हम लोग कलकत्ता ही से जाते। वो आसान पड़ता है वहां से जाना। अच्छा। तो 56 में हम गए, तो और पिताजी है ना हमारी सिस्टर की शादी करवाना चाहते थे। आप लोग कितने भाई बहन थे? हम लोग 2 सिस्टर हैं और 4 भाई। अच्छा, मतलब आप 4 भाई हैं और 2 बहन? 3 भाई उधर हैं, मतलब एक भाई इंडिया में है, 2 भाई यहाँ है और एक मैं। 4 हम लोग हैं, 4 मेल एंड 2 फीमेल। 2 सिस्टर वहाँ इंडिया में शादी। अच्छा, उनकी शादी वहाँ हो गई। अब लोग ग्रैंड मदर हो गए। हाँ। तो बहुत समय हो गया। लेकिन हमारी एक यंगर सिस्टर शी पास्ड अवे अबाउट 1 मंथ अगो। बिकॉज ऑफ द कोविड के लिए वजह से। वो तो हमारी यंगर सिस्टर जो। हाँ, अभी इस बार बहुत लोग गए कोविड के कारण। हाँ, तो पिताजी कभी वापस लौटे फिर गांव या यहीं उनका अंतिम समय में यहीं थे? 56 में हम लोग गए। फिर गए तो वहाँ रहे 1 महीना रहे, फिर हम वापस आ गए। 57 में हमारा फिर गए क्योंकि सिस्टर की शादी करवाए। तो फिर गए 58 में। हम तो क्या कहे कि भाई हमको कैम्ब्रिज पास हो गए O लेवल, हमको तो इंग्लैंड जाना है, हमें वकील बनना है, बने वकालत बहुत। लेकिन क्या हुआ कि नसीब खराब वो सोचे या उनको इन्फ्लुएंस करने वाला यहाँ का आर्य समाज का मंत्री थे, एक सिद्धत त्रिपाठी। अच्छा, वो मंत्री थे आर्य समाज के। तब आर्य समाज ये बन गया था, ये नया वाला। अच्छा, अभी जो है। हाँ,
तो उसमें हमारे बगल पड़ोसी थे रामदरस सिंह, उनका लड़का गया था कनाडा पढ़ने। तो जब वो वहाँ पढ़ा तो वहाँ पर वो क्या किया कि लव मैरिज करके कैनेडियन लड़की से शादी कर। अच्छा। आप समझे। हाँ हाँ। अब यहाँ पर आया तो वो नहीं आना चाहा, वहीं पर लगा काम करने। अब तो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो गया कि अब सेक्रेटरी बोल रहे हैं हमारे पिताजी को, देखो तुम्हारा लड़के के तुम इंग्लैंड भेजोगे, इंग्लैंड ये जाएगा, वहां पर तो कोई अंग्रेजी से शादी कर लेगा तो शादी करके वहीं रह जाएगा। वही रह जाएगा और आप हवा। अब पिताजी बोले आपको इंग्लैंड नहीं जाना, हमारा पता एकदम काट, आपको हम्म। पढ़ना है तो यहीं पढ़ो और नहीं तो शादी करके जाओ। हम्म। हमने कहा हम नहीं करेंगे, ऐसा ऐसे नहीं कहा। लेकिन जबरदस्ती 1958 बाय फोर्स अरेंज मैरिज किए हमारे। तो ये भारत से है या यहीं से है? नहीं, भारत में। भारत में हमारा शादी हुई। दादा, वो हम हम्म उनके बड़े भाई थे ना, हमारे ताऊ हम्म। जी, हाँ। मतलब वो जो है तो करवाए। अच्छा। एसपी की लड़की के, हाँ सुप्रीम हाँ। पुलिस की लड़की के हमारे भाई, खैर करवा दिया। हम कहे कि अब जाओ इंडिया, अब जाओ इंग्लैंड, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो। हमें आप देखो अब क्या कैसे करें, मतलब वाइफ आ गई है जबरदस्ती यहाँ पर आ गई है, और वाइफ को लेकर हम कहाँ जाएं, और वाइफ को कितना खर्चा कौन देगा। वो सही बोले बात हम, है। वो भी बोले कि नहीं हम खर्चा दिया करें लेकिन तुम जाओ, और हम नहीं जाए। हाँ, तो हमारी पढ़ाई जो है ना सिंगापुरी में, ए लेवल यही की है, फिर बाद में एनयूएस यही की, सिंगापुरी यूनिवर्सिटी में। हाँ लेकिन हाँ। ये है कि 1960 में हमने अप्लाई कर दिया टीचिंग जॉब, और हमको तुरंत मिल गई, क्योंकि ओ लेवल में फर्स्ट डिवीजन थे और ए लेवल में फुल एचएससी था, अच्छा मार्क्स था ग्रेड 1 में, तो इसलिए आसान से हमको नौकरी मिल गई। और क्योंकि ए लेवल के थे तो हमको विक्टोरिया स्कूल भी मिल गया, सेकेंडरी स्कूल, क्योंकि उस टाइम में those who are in A level must go to secondary school to teach। अच्छा और अच्छा, तो जो आपको O पढ़ाने level के लिए विक्टोरिया स्कूल मिला? जब मिल गया तो वहाँ 16 इयर्स पास पढ़े, लेकिन उस टाइम में उन्होंने गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप भी हमको दे दी कि गो एंड स्टडी इन एनयूएस, तो एनयूएस में भी पढ़े। उस टाइम में स्कॉलर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में ले टीमा रोड में रहता था, वहाँ से जो अब लॉ कैंपस है। लॉ कैंपस। तो वहाँ से फिर बाद में टीचर्स ट्रेनिंग भी दिए, फिर बहुत कोर्स किए ना, सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, एडवांस सर्टिफिकेट इन एजुकेशन, फिर एफबीटी किए। फिर आप इस लाइन में आ गए शुरू में। लेकिन जैसे जीवन कैसा था, मतलब जैसे आपका घर तो संपन्न था, लेकिन बाकी भारतीय लोगों का कैसा जीवन था? भारतीय देखिए, जैसे गांव जैसा बिल्कुल जैसे भारत में था वैसा, या बहुत शहरी कैसा था? देखिए कंपैरेटिवली ये बोलिए ना, गांव से उन लोगों का ताल्लुक यहाँ अच्छा था, सब लोग मेहनती से काम करते थे। लेकिन एक चीज थे, हम लोग एक्चुअली बैकवर्ड क्लास थे, इसलिए कुछ लोग पढ़े लिखे शिक्षित, सभी लोग, अगर तो ओ लेवल ए लेवल कुछ लोग थे। लेकिन ये है कि जो नवयुवक आए और पढ़े लिखे वो आगे बढ़े, काफी कोई वकील बन गया, कोई वाइस प्रिंसिपल बन गया, कोई ज्यादातर एक्चुअली टीचर और वकील, यही सब बने। लॉ में बहुत लोग गए और टीचिंग में भी बहुत लोग गए। इसीलिए मैं पहले जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गो, तो सर्कमस्टेंसेस। लेकिन यही थे, लेकिन ज्यादा थे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, क्योंकि इंडिया से आए थे, लेकिन उनका एक ही कॉन्सेप्ट था कि हम पैसा आए, पैसा कमाए, हमेशा इंडिया भेजें, इंडिया में जो करें। तो जो 75 और 80% या 90% मैं कह सकता हूँ, द फैमिली वर इन इंडिया, और वो अकेले यहाँ। शुरू में हमेशा ये कॉन्सेप्ट था कि वापस जाना है, बस कमाना है, फिर वापस जाना है, बस यही है। इसीलिए जैसे बीओडी एक ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट में 20,000 लोग काम करते थे, जिसमें 7,000-8,000 लोग इंडियंस। जब इंडियन लोग है वो इसी तरह से तो वही कमाई करते थे, और मतलब सब लोग
उतना स्टेटस वाइज ट्रैक्शन कंपनी, मिल्कमैन, वॉचमैन, पोस्टमैन, यही सब काम करते थे। हाँ, ज्यादातर ज्यादातर बैंक लोग के थोड़ा सा जो निचला काम होता है वही करते थे ज्यादातर। क्योंकि एजुकेशन में बहुत कम थे। अच्छा, हाँ। पुलिस में भी बहुत कम थे, लेकिन कुछ लोग सीआईडी में भी भर्ती हुए, कुछ लोग पुलिस ऑफिसर बने। क्योंकि ब्रिटिश लोग ट्रस्ट करते थे ज्यादा इंडियन लोगों को इन द हाँ। पुलिस में। हाँ, और चाइनीज लोग को पुलिस में सबसे, कोई नौकरी करे पुलिस में नहीं बनना चाहते थे। उन लोगों का कॉन्सेप्ट ऐसा ही था पहले जमाने में। पहले अब ऐसा तो ही अब था। अलग है। अब तो अलग हो गया, उस जमाने में वही था। तो हाँ। ज्यादातर इंडियन लोग, पंजाबी लोग, इन लोग जो है ना पुलिस में ज्यादा थे। और आज तक इनकी मिलिट्री जो थी वो डिपेंडेंट ऑन नेपालीज लोग, गुरखा के लोग। उनके जितना पर सिक्योरिटी गार्ड इन लोगों का था सब नेपाल से आते थे, गुरखा लोग। तो अभी जैसे आर्य समाज से तो पिताजी जुड़े ही थे, तो फिर आपने उसको आगे बढ़ाना शुरू किया? तो 1956 में देखिए, जब मैं टीचिंग करने लगा तो पिताजी चला रहे थे। हाँ हाँ। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो 19 मतलब 1980s में उनकी डेथ हो अच्छा। गई। हाँ हाँ। अच्छा, उसके पहले आप 10 साल पहले काफी कमजोर हो गए थे। हाँ तो हाँ। बोले बेटा कि देखो, समाज को तुमको चलाना है, समाज को देखना है। तो हमने कहा अभी ठीक है देखेंगे। तो मतलब हम आज समाज में आए, लेकिन आज समाज में हर संडे हम लोग पूजा करते ही थे। क्योंकि रोड रोड में रहते थे, ऊपर रहते थे, नीचे पूजा था। तो मतलब वो तो अपना ही था ना। बिल्कुल। 56 में तो यहाँ जब बन गया समाज, 56 के बाद, हाँ हाँ। 58 में जब नया समाज बना तब यहाँ, तब हम लोग पूजा हर संडे आते थे। रोड वॉकिंग डिस्टेंस था, पिताजी यहाँ थे, और कुछ नहीं था उस टाइम में कुछ। तो आर्य समाज में तो हिंदी कक्षा चलती ही थी? आज समाज में ऐसा हुआ ना कि हिंदी पढ़ाई शुरू हुई, मतलब हिंदी, पिताजी ऐसे है ना जो हिंदी के बहुत शौकीन थे। वो चाहते कि हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लड़के लोग को पढ़ा। तो हम हिंदी जब खास तक नेताजी हिंदी हाई स्कूल जब बंद हो गया तो हम लोग ज्यादातर हिंदी यहाँ डीएवी हिंदी स्कूल शुरू कर दिए। तो 1956-57 में वहाँ एमओई से रजिस्टर करना पड़ा, तो हिंदी शुरू हो गई। तो कम से कम वीकली में एवरी संडे जो है हिंदी चलती थी, संडे क्लासेस में शुरू। और टीचर्स मतलब वॉलंटियर सेक्रेटरी को खास, तो मतलब वही पढ़े लिखे शिक्षित थे, तो मतलब संस्कृत भी इसको जानते थे, हिंदी भी जानते थे, तो आते थे। तो फ्री हिंदी पढ़ रहे थे। अच्छा। पहले तो फ्री हिंदी था, तो फ्री में ऐसे ना बहुत लोग कम लोग आते थे जाते थे। लेकिन हिंदी ऐसा हुआ कि सबसे अच्छी बात ये हुआ कि ये बॉलीवुड प्रोड्यूसर जो था, तो उन्होंने जब मूवीज आने लगी सिंगापुर में, तो बहुत लोग पसंद करने लगे गाना, हिंदी मूवीज। खासकर मलय लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनको जबान है, उस जमाने में सब टाइटल नहीं रहता था। हाँ, तो उनको समझ नहीं आता था। कुछ समझ में नहीं आता था, हिंदी थी लेकिन बहुत अच्छा म्यूजिक और शायरी और कहानी और वगैरह सब बहुत पसंद करते थे। तो इसलिए हमारा हिंदी स्कूल जो है बहुत पॉपुलर हो गया। कम से कम आप समझिए नहीं, जहाँ की 5-6 लड़के थे वहाँ 80-90 लड़के आने लगे, खासकर 90% मलेज। तो बोले कि भाई हमको हिंदी जानना जरूरी है, क्योंकि हम पिक्चर देखेंगे तो समझेंगे, तो समझेंगे। ठीक है, अब बोला जा रहा है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे हिंदी बहुत पॉपुलर हो गया था 2-3 साल। तब तक ले आपको 100 ब्रदर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया सब टाइटल। फिर वो जरूरत खत्म हो गई। बट वो हो गया, फिर आके डाउन हो गया, जीरो हो गया। हाँ। तो अब जो है हिंदी नहीं पॉपुलर, लेकिन फिर भी हम लोग के जो खास पड़ोसी लोग थे, पिताजी जैसे थे, हम थे मतलब, और हमारे सिस्टर लोग थे, ब्रदर लोग, सबको जो है हिंदी पढ़ाने के लिए स्कूल जाना पड़ता था। तो इन लोगों को आना ही पड़ता था।
और आर्य समाज में पूजा होती थी, ये होता था, बाकी भी और कुछ कुछ एक्टिविटीज होती रहती थी। बस देखिए देखिए, और भारतीय, भारती भवन से आप इतना कैसे जुड़े? शुरू में आप काफी जुड़े हुए एक्चुअली थे इससे। भारतीय भवन से पहले ही मैं बोला कि जब इंडिया में से पहली दफा आए 1948 में हाँ हाँ। विद नॉलेज, तो भारतीय भवन में ऐसा हुआ कि पिताजी पहले, हमारे ख्याल में 1939 में प्रेसिडेंट रह चुके थे वहाँ अच्छा। भारतीय भवन का। हम्म। आप देख लीजिएगा, उसमें लिख दिया लोग कांता राय शर्मा, एक्चुअली शर्मा नहीं लिखना चाहिए अच्छा, था। वो राय कांता। हाँ हाँ, कांता अच्छा। राय लिखा। हाँ, वो ओके, हाँ, क्योंकि हम लोग देख रहे थे अभी एक दिन रिकॉर्ड्स। हाँ। हाँ, तो वो शर्मा नहीं चाहिए था, कहता वो एक साल प्रेसिडेंट भी थे। तो ऐसा हुआ जब हम लोग आए तो वहां पर राय साहब थे, तो हम लोगों का घर जो था ना रोवेल रोड में, हम्म वो वहां पर आफ्टर द वॉर वैसा था कि यूरेशियन फैमिली को रहने देते थे पिताजी। तो जब अच्छा। हम लोग आए तो तुरंत निकालने नहीं सकते ना, मतलब वो लोग बोले कि भाई देखियो, हम कुछ टाइम दीजिए, हम लोग दूसरा घर खोज लें तब तक ले। तो हम्म हम लोग पानी वाली जहाज से आ गए हम्म। और क्वारंटीन उस टाइम में था, तो 3 दिन के क्वारंटीन में रह करके पुलो उबिन में कहाँ पर, वहीं पर हम लोग क्वारंटीन था। 3 दिन के बाद हम लोग आए। तो अब यह तो राय साहब पिताजी बोले कहाँ आप रहेंगे, अपना घर में तो ऑक्यूपाइड है, हैं? हाँ। नीचे नीचे समाज चलता है, नीचे नहीं रह सकते हैं। तो अब ये क्या कहता, तब राय साहब थे बड़े अच्छे, मतलब वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के भारतीय भवन के। तब नाम था भारतीय भवन, लेकिन नाम एक्चुअली था नीहा, नॉर्थ हाँ, इंडियन स्नेहा हाँ। नॉर्थ इंडियन हिंदू हिंदू एसोसिएशन। एसोसिएशन, लेकिन सब लोग ऐसे, हम लोग भारती भवन बोलते भारतीय हैं। भवन हम लोग बोलते थे। हाँ। भारतीय भवन। ओके, तो मैं, वो पिता वो राज साहब बोले कि देखो, तो तब मैं घर नहीं मिलता, तो आप लोग भारतीय भवन में रहो। तो मैं और फाने में फैमिली फर्स्ट टाइम इन 1948 जब आए जहाज से, तो तुरंत भारतीय भवन ही जाकर रहे, अच्छा। अपने रोड रोड में नहीं रहे, हाँ क्योंकि हाँ। वहाँ ऑक्यूपाइड था। हम्म। लेकिन भारतीय भवन खाली था ऊपर में, और वहाँ पर एक मंत्री रहा करते शिव शंकर शर्मा, ऐसे ही रहते थे। तो हम लोग ऊपर रहते थे ये, लेकिन कुछ ही दिन रहे। तो भारतीय पहले भवन, जो कम्युनिटी थी अपनी खासकर भोजपुरी कम्युनिटी अगर मैं कहूँ, तो बहुत नजदीक थे सब लोग एक दूसरे के, या कम मिलना जुलना होता था? बहुत नजदीक थे, ये तो मैं कहता, कोऑपरेशन बहुत अच्छा, एक को दूसरे को मदद करते थे। खास तक मैं ये देखता था कि किसी को नौकरी नहीं है तो वो जाकर के हेल्प करते थे कि भाई यहाँ चलो, यहाँ नौकरी करो, यहाँ हम्म वॉचमैन खाली है यहाँ चलो, तो कंडक्टर और खाली हो तो ट्रैक्शन कंपनी में तो यहाँ चलो, और मतलब पोस्ट ऑफिस में कहीं भी खाली तो यहाँ, दे आर वेरी हेल्पफुल। ये सब अच्छा, चीजें और में था। औरतें तो ज्यादातर घर में रहती थी, तो वो भी घर बहुत में मदद करती औरतें, थी। वही ना कहा कि 90% पॉपुलेशन के लोग वाइफ और अच्छा, चिल्ड्रन है, घर गांव पे ही छोड़ के आते थे। तो गांव पर छोड़ के आते थे। एक्चुअली मेन पॉपुलेशन जो था वो मेल डोमिनेटेड और हम्म। सिंगल थे। लोग बोलते थे मैरिड है, लेकिन एक्चुअली मैरिड बैचलर थे, यही कहा जाता है। क्योंकि हाँ मोस्ट ऑफ हाँ। द टाइम देखिए, डनलप स्ट्रीट और कर्बो रोड और ये सब जगह रहते थे। वहां से आप समझिए कि 100 150 200 लोग रहते थे इसी एरिया में, इसी यही 2 सड़क, बहुत बड़ा घर बोला जाता था। हाँ हाँ। तो मतलब, लेकिन किसी की वाइफ नहीं रहती थी ना। अब पिताजी जो थे अपना वाइफ लाए, वो भी खासकर हम लोग थे, लेकिन बहुत कम लोग थे जिसके पास वाइफ एंड चिल्ड्रन हम्म। थे। ग्वारा लोग मतलब 70-80 अगर जो पोतो पाचन में रहते थे, वही जो हेड थे, मालिक थे, वही लोग अपने चिल्ड्रन रखते, वही वाइफ लाए। बिल्कुल। तो पहले जो अर्ली डेज लाइफ था और आज जो लाइफ है, आपको कुछ क्या बहुत बड़ा डिफरेंस कुछ दिखाई देता है? नहीं, आजकल की लाइफ जो है ना, थोड़ा स्टाइल डिफरेंट हो गया है, मोर डिफरेंस हो गया है। हमें सो मेनी थिंग्स आर कंफर्टेबल। हमें हाँ कोविड की हाँ। वजह से नहीं, कोविड के पहले की बात कर रहा हाँ हाँ, बिल्कुल। हूँ, ये तो और टेम्पररी है। कंफर्टेबल है, ये चीज है। और आजकल के मोर पीपल शिक्षित हो गए, और हमारे यहाँ आदमी जो है दे आर वेल डिपेंडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट।
लेकिन जो बहुत अपना पुराना डायस्पोरा था भोजपुरी कम्युनिटी और आज जो हमारी कम्युनिटी भोजपुरी कम्युनिटी है सिंगापुर में, उसमें कोई डिफरेंस दिखता है आपको? कुछ अलग दिखता है? डिफरेंस है। सब लोग अपना अपना काम करते, पहले तो एक सब तो मिलते थे, हाँ एक जुलते थे सब लोग, मतलब हर संडे में आज समाज या भारतीय भवन में मिल जाते थे। हाँ हाँ अब वो मिलना नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अब जो मिलते हैं तो वह बुढ़े लोग हैं, दो चार पांच वो, या औरतें लोग आ जाती हैं, वो भी बुजुर्ग लोग, हाँ और यंगस्टर तो एकदम जीरो हो गया है। वो और धीरे धीरे भोजपुरी से भी कट रहे हैं और अपना वो पुरानी बिल्कुल, कम्युनिटी से भी कट हाँ, रहा है। वो दोनों तो। और उस टाइम में ना पेरेंट्स लोग पॉज करते थे, चिल्ड्रन को मिल आते थे, चिल्ड्रन भी हम्म जान लेते थे, जहाँ जहाँ पिता माता भी जाते थे वहाँ भी चिल्ड्रन भी आते थे। लेकिन अब वो जमाना नहीं है। अब तो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट बच्चे हो गए हैं और हम्म। वो नहीं मिलना चाहते हैं। और खास तक वो बोलते हैं कि सैटरडे संडे वो अपना काम करते हैं, अपना लाइफ स्टाइल करते हैं, अपनी तरक्की करते हैं। So the only thing is that आजकल I see that there is less cohesiveness. हम्म अब जो है ना, not a religious body is not so important. बिल्कुल। अब वो जमाना गया। उस हम्म टाइम में यह हुआ ना कि कोई रिलीजियस बॉडी रहे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। हम्म हाँ, कोई भी लीडर आता था तो बातचीत करता था, जैसे वैसे ग्रेट टाइम से लीडर वगैरह से, जैसे लास्ट टाइम में बोला ना कि समाज में नेहरू आते थे तो हाँ हाँ हजारों की भीड़ है। और in 1960 या 70 अटल बिहारी वाजपेयी आए यहाँ। हम्म He was an ordinary MP, सिर्फ दो ही बीजेपी के एमपी थे जब जनता पार्टी की रूल थी, जब वो आए फर्स्ट टाइम यहाँ। देन वहाँ आए तो होटल में रहते थे, लेकिन आर्य समाज में आए। दैट टाइम ही वाज एन ऑर्डिनरी एमपी। तो हाँ, पहले रिलीजियस बॉडी या उनका बहुत महत्व हाँ, होता तो था। अब तो वो आए यहाँ पर, तो हम मिले थे उनसे लेकिन क्या आजकल के करते। यंगस्टर्स में हाँ, इसका नहीं है। तो आए थे आज समाज में, हम बातचीत किए तो बहुत अच्छा। हमने कहा कि भाई चलिए अब गाड़ी पर, हमारे पास गाड़ी भी थी ना, पिताजी रखे थे, तो काफी जगह घुमाए हमारे, उनको सिखाते थे। और उस टाइम में वो एमपी थे, कोई मतलब हाँ, मिनिस्टर प्रधानमंत्री नहीं नहीं थे। थे कोई ऐसी बड़ी वो तो बात। लेकिन इसमें हाँ। एक एताजत थी कि उस टाइम में साउथ इंडियन के लोग हिंदी के बहुत खिलाफ थे। बिग, बहुत ही प्रोवोकेशन हो गया था। तो यहाँ की डोंट स्पीक हिंदी, मैंने सिर्फ तमिल कहते थे, द्राविडियन लैंग्वेज और नॉर्थ एंड साउथ। तो अब वो क्या हुआ कि मैं बताता हूँ क्या। यहाँ पर एक तमिल रिफॉर्म एसोसिएशन सेरेंगुन रोड में रहता है, तमिल रिफॉर्म एसोसिएशन। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को निमंत्रण दिया कि आप यहाँ आकर, एमपी हैं, आप बात करें। अटल जी यहाँ आए आज समाज में, हमसे बातचीत की है। मैंने मतलब मैं टीचिंग में था, टीचर हो गया था। तो वो बोले कि देखिए ये बुलाए रहे हैं लोग, तमिल लोग, और ये चाहते हैं कि हम बोलें, तो मैं जान करके इंग्लिश में नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा। अच्छा। चाहे वो समझे या ना समझे। हम बोले तब नहीं समझेंगे तो क्या फायदा है। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसे करो, हमको बोलो ओम प्रकाश हमारे साथ तुम चलो, हम हिंदी में बोलेंगे, तुम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। आपका हिंदी इतना पावरफुल, इतने अच्छे बात बोलते हैं, हम समझ नहीं पाए, आई कांट ट्रांसलेट सो फार। हाँ, उनकी हिंदी बहुत ही अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छा। और यू आर आल्सो ब्रिलियंट स्पीकर इन इंग्लिश, व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश। नहीं, हम जान के नहीं बोलेंगे इंग्लिश, हम जान के हिंदी बोलेंगे, तुम ट्रांसलेट करना। हमने कहा बड़ा ताज्जुब है। बोला हम साधारण हिंदी बोलेंगे, आप चलो। तो हम दोनों लोग यहाँ से वॉक किए तमिल रिफॉर्म एसोसिएशन यहीं पर। आजकल वो गोल्ड स्मिथ शॉप हो गया, उसके ऊपर तक वहाँ पर काफी भीड़ थी, 100-150 लोग, तमिलियन लोग थे। उन्होंने शुरू किया हिंदी, जान के हिंदी में बोला, क्योंकि साउथ इंडियन लोग एंटी हिंदी थे उस टाइम में। तो उन्होंने हिंदी में बात करने का, और हमारा ट्रांसलेशन काम तो ट्रांसलेट किया।
जो भी एक लाइन बोलते थे तो हम ट्रांसलेट करते थे। ऐसा ही मैं बोल रहा हूँ अतल बिहारी वाजपेयी, और आई एम वेरी ग्रेटफुल। तो हमारा एक एनिवर्सरी हुआ था सिंगापुर, और समाज का हम लोग एनिवर्सरी किया, तो हमने सोचा कि अब तो ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, इनको मैं दूँ एक मैसेज, चाहे दें या न दें, मालूम हमको इनको याद भी होगा कि नहीं। तो मैंने चिट्ठी एक लिखा कि आप जो है एक आज समाज के लिए मैसेज दे सकते हैं, तो आपको धन्यवाद देगा आपके प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ताज्जुब की ये बात है, उन्होंने हमको जवाब दिया चिट्ठी, आई फ्रेम्ड इट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, और कहा कि आई रिमेंबर यू, मतलब वो मोमेंट है, और उन्होंने लिखा और जवाब दिया, मैसेज दिया, और आज समाज में मैं देखा हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम, दो ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, ही रोट अ मैसेज टू मी, मैं रखा हूँ प्रेम करके यही बात है। ये तो बहुत, हाँ नहीं, वही बात है ना, कई बार बड़े लोग इतनी अच्छी बात याद रखते हैं, और ये सब चीजें, ये उनका बड़प्पन दिखाता है कि ठीक है, ये नहीं, ये क्या था, हाँ some of the incidents है। नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतनी सारी पुरानी बातें बताई, कैसे आए और किस तरह से ये सब ओरल हिस्ट्री है, रिकॉर्ड्स है, जो हम लोगों या आगे आने वाले लोगों के लिए एक ट्रेजर रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारा और कुछ मैं जानना चाहती हूँ, लेकिन शायद उसके लिए फिर एक और मीटिंग करेंगे। आप और जब कहिए, आप करे थे याद, जो चीज मुझे याद रहेगा मैं बता दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बार और हम लोग मिलेंगे, और एक बार अगर शायद सामने सामने मिलके भी बात कर सकते हैं, जब थोड़ा कोविड सिचुएशन ठीक होगा तो अभी शायद मैं आज, हाँ आज हम यहीं आपको आराम देते हैं, और अगली बार फिर मिलेंगे इस वादे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।